हेलो स्टूडेंट्स, तो देखो लास्ट क्लास हम लोगों ने अपने चैप्टर में बात की थी अबाउट कार्नोट साइकिल की। कार्नोट साइकिल क्या होता है, कैसे वो काम करता है और उसकी एफिशिएंसी को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, लास्ट का लेक्चर समझने के लिए इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चंस पूछने के चांसेस क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं। लेकिन वहां पे जो भी चीजें मैंने आपको सिखाई वो सब अब मैं आगे काम में लूंगा, इसीलिए मैंने उस लेक्चर को आपको पढ़ाया भी था। 2-3 बार मैं बोल भी चुका हूं, तो इस चीज का आप ध्यान रखें। टेंशन ना लें उस लेक्चर की, क्योंकि वो थोड़ा सा आप लोगों के लेवल से थोड़ा सा ऊपर चला जाता है जब हम लोग क्लॉसेस इनइक्वालिटी वगैरह की बात करते हैं। लेकिन कुछ चीजों को समझने के लिए आपको कुछ चीजों का बैकग्राउंड पता होना भी जरूरी है, तो इसीलिए हमने उस लेक्चर को यहाँ पर पढ़ा और उसके बारे में बात की। चलिए, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकेंड लॉ की बैकबोन है जो आज आप पढ़ने जा रहे हो, दैट इज कॉल्ड एंट्रोपी। आज हम डिफाइन करेंगे कि एंट्रोपी क्या होती है, कैसे हम एंट्रोपी को कैलकुलेट करते हैं और कैसे अलग अलग सब्सटेंसेस के लिए हम एंट्रोपी को कंपेयर भी कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द मोस्ट हाईलाइटेड टर्म ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दैट इज कॉल्ड एंट्रोपी। तो देखो, एंट्रोपी को हम डिफाइन तो मैथमेटिकल फॉर्म से करते हैं, इसको हम अभी आगे चल के करेंगे भी, लेकिन हम इसके डेफिनेशन को डिफाइन करते हैं फ्रॉम इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस कि एंट्रोपी हमें क्या बताती है। तो देखो, एंट्रोपी का जो सिंपल सा मतलब लिया जाता है वो लिया जाता है रैंडमनेस और डिसऑर्डर। ये एंट्रोपी का मतलब लिया जाता है। अब रैंडमनेस डिसऑर्डर आपको समझ में आती है, लेकिन इसका सिर्फ एक ही मतलब नहीं होता है, रैंडमनेस और डिसऑर्डर। रैंडमनेस और डिसऑर्डर्स का मतलब यहाँ पे कई तरीके से हो सकता है। फॉर एग्जांपल, नॉर्मल आप बात करो अरेंजमेंट, तो अगर रेगुलर अरेंजमेंट है तो वो ऑर्डर्ड है, अगर वो हैप्पीजार्ड इधर उधर रखा हुआ है तो वो कैसा है, आपके पास रैंडम है या फिर डिसऑर्डर्ड है। जनरली आप इसी से मतलब समझते हो, लेकिन और भी बहुत सारे तरीके हैं। यहां पर हम रैंडमनेस को बेसिकली एनर्जी स्टेट से रिलेट करते हैं। किससे रिलेट करते हैं? एनर्जी स्टेट से। एक सब्सटेंस के पास, एक मॉलिक्यूल्स के पास जितने पॉसिबल ओरिएंटेशन हो सकते हैं वो उसके एनर्जी स्टेट में काउंट होंगे। जैसे आपने एक एटम देखा होगा, एक एटम में अलग अलग एनर्जी लेवल्स होते हैं, तो उनको हम एनर्जी स्टेट्स बोल सकते हैं। ऐसे ही एक मॉलिक्यूल के अंदर, सब्सटेंस के अंदर जितने ज्यादा एनर्जी स्टेट्स होंगे, उसकी एंट्रोपी, उसकी रैंडमनेस, उसकी डिसऑर्डरनेस क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। तो कहने का मतलब यह है कि आप सिर्फ मोशन से रिलेट करके ना चले। ऐसा आपको लगता है कि मोशन इधर उधर हो रहा है, मॉलिक्यूल्स का मोशन बढ़ गया तो उनकी रैंडमनेस बढ़ गई, मॉलिक्यूल्स की मोशन कम हो गई तो उनकी रैंडमनेस कम हो गई। जनरली लोग एंट्रोपी को इसी चीज से रिलेट करते हैं। अभी आप इसी टॉपिक में आगे देखोगे कि एंट्रोपी को हम कई तरीके से कंपेयर कर सकते हैं, वो सभी तरीके रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस के अंदर काउंट होते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम एंट्रोपी को डिफाइन करने चलते हैं, फिर जो मैंने आपको अभी बात की वो हम एक एक पॉइंट के थ्रू समझते हुए चलेंगे। तो अगर मैं किसी सिस्टम के लिए डिफाइन करूं तो एंट्रोपी इट इज सिंपली द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस ऑफ सिस्टम। तो किसी भी सिस्टम की रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस का जो मेजर होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एंट्रोपी बोलते हैं। मोर डिसऑर्डर्ड या मोर रैंडम इज अ सिस्टम, मोर रैंडम इज अ सिस्टम, हायर विल बी इट्स एंट्रोपी। एक सिस्टम जितना ज्यादा रैंडम होता जाएगा उसकी एंट्रोपी भी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो सिंपल सा मतलब है, सिस्टम रैंडम है, डिसऑर्डर्ड है, उसकी एंट्रोपी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, चलिए अब रैंडमनेस को कंपेयर करते हैं अलग अलग तरीके से। तो यहां आप चलें, ये सब पार्ट्स अपने आप में क्वेश्चंस हैं जो आपसे कभी ना कभी किसी ना किसी फॉर्म के अंदर पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले मैं कंपेयर करता हूं एक सॉलिड, एक लिक्विड और एक गैस को। आप खुद बताओ, सेम कंडीशंस पर सॉलिड, लिक्विड और गैस में से सबसे ज्यादा डिसऑर्डर्ड कौन होगा? हाँ, गैस। क्यों? क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स पहली बात तो बहुत क्लोज रहते ही नहीं है, वो तो डिस्पर्स्ड रहते हैं, घूमते रहते हैं, इधर से उधर मूव करते रहते हैं। तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि सॉलिड, लिक्विड और गैस में सबसे ज्यादा रैंडम कौन होता है? गैस। सबसे ज्यादा डिसऑर्डर्ड कौन होता है? गैस। इसलिए गैस की एंट्रोपी क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी। उसके बाद किसका नंबर आएगा? लिक्विड का। और उसके बाद किसका नंबर आएगा? एक सॉलिड का। तो अगर हम एंट्रोपीज कंपेयर करें सॉलिड, लिक्विड्स और गैस के लिए, तो बताओ सबसे ज्यादा एंट्रोपी किसकी होगी? एक गैस की। उसके बाद नंबर किसका आएगा? लिक्विड का। और सबसे कम एंट्रोपी जो होगी वो किसकी होगी? एक सॉलिड की होगी।
लिख सकते हैं आप, यहां पे साथ में रीजन भी सकते हैं, मोर डिसऑर्डर्ड और रैंडम अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। अरेंजमेंट तो है ही नहीं, यहां पे आप सॉलिड में बात करो, दिस हैज ऑर्डर्ड अरेंजमेंट तो ये आपके पास क्या होता है, लेस रैंडम होता है। खैर ये पॉइंट आपको साफ साफ दिख रहा है, मुझे इसमें आपसे ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। मैं बढ़ता हूं अगले पॉइंट पर, सॉलिड्स। सॉलिड्स भी मेरे पास दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और जो दूसरे होते हैं वो होते हैं आपके अमोर्फस सॉलिड्स। तो नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और अमोर्फस सॉलिड्स। बचपन से सीखते आए हो, नहीं सीखा है तो कोई बात नहीं, 12th क्लास में चैप्टर पढ़ते ही हम लोग सॉलिड स्टेट। खैर इतना तो आपको पता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स वो होते हैं जिनमें पार्टिकल्स का, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होता है। एक रेगुलर पैटर्न के अंदर अगर आपके एटम्स अरेंज्ड हैं, पार्टिकल्स अरेंज्ड हैं, तो वो कौन सा सॉलिड बनाते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड। अगर आपके कांस्टेंट पार्टिकल्स रैंडमली अरेंज्ड है तो फिर ऐसे सॉलिड को हम लोग कौन सा सॉलिड बोलते हैं, अमोर्फस सॉलिड बोलते हैं। तो हम अगर इनमें अरेंजमेंट को कंपेयर करें तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव अ रेगुलर और ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। सही बात है। वहीं पर अगर आप आ जाओ इधर अमोर्फस सॉलिड्स के अंदर, तो जो अरेंजमेंट होता है वो होता है इररेगुलर, और रादर आप उसे रैंडम अरेंजमेंट बोलो तो ज्यादा अच्छा है। कोई पैटर्न फॉलो नहीं होता, यहां तो एक पैटर्न के अंदर पार्टिकल्स अरेंज होते हैं, यहां कोई पैटर्न फॉलो नहीं होता है। जैसे मान लो एक पार्टिकल है ए के बी, तो ए बी, बी के बाद आए ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, दिस इज अ रेगुलर अरेंजमेंट। वहीं ए आ गया, ए के बाद बी, फिर बी, फिर बी, फिर ए बी, ए, यहां पे देखो कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है। यहां प्रेडिक्ट कर सकते हो, एक के बाद आया बी ए बी, बताओ उसके बाद कौन आएगा, ए, फिर कौन आएगा, बी। आपको पता है, आप पैटर्न प्रेडिक्ट कर पा रहे हो। यहां देखो ए बी बी बी, ए बी ए, क्या आप मुझे बता सकते हो उसके बाद कौन आएगा? नहीं बता सकते ना, क्यों? क्योंकि ये रैंडम अरेंजमेंट है, आप फर्दर पैटर्न को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो। तो क्योंकि यहां पर इररेगुलर और रैंडम अरेंजमेंट होता है ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, तो बताओ जहां रैंडमनेस ज्यादा होगी वहां पर एंट्रोपी भी क्या होगी, ज्यादा। यानी एक अमोर्फस सॉलिड की जो एंट्रोपी होती है वो किससे ज्यादा होगी, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड की एंट्रोपी से हमेशा ज्यादा होगी। सही है, चलिए बहुत ही बढ़िया, ये सही है। तो फिर और आगे चलते हैं, और चीजें डिस्कस करते हैं आपसे। चले, सॉलिड लिक्विड गैस को देख लिया हमने, अमोर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को भी देख लिया कि इनमें एंट्रोपी का चेंज कैसा होता है। फिर हम चलते हैं सेम टाइप का, मतलब सेम सब्सटेंस, मान लो एक गैस ही है, ठीक है। अब उस गैस में हम अलग अलग मॉलिक्यूल्स को यहां पर कंपेयर करना शुरू करते हैं। ध्यान से देखें मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जैसे मैं कंपेयर करना चाह रहा हूं, मान लो NO2 और N2O4 गैस को, तो ये भी गैस है, ये भी गैस है, ठीक। बताओ किसकी एंट्रोपी ज्यादा होगी? जैसे SO2 गैस और SO3 गैस, जैसे CH4 और C2H6। मैं देखना चाहता हूं कि इनमें से किसकी एंट्रोपी ज्यादा होगी। अब आप इनकी शक्ल देखकर ऐसे तो बता नहीं पाओगे कि इनमें रैंडम कौन है, क्योंकि दोनों ही गैस है। अगर दोनों ही गैस है तो फिर आप कंपेयर कैसे करोगे? तो आप ये ध्यान दें, एक मॉलिक्यूल के अंदर जैसे जैसे नंबर ऑफ एटम्स बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे वो मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर और कॉम्प्लेक्स होती जाती है। कैसे? ध्यान दें, जैसे NO2 है, तो अगर मैं NO2 की स्ट्रक्चर बनाऊं तो NO2 की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी हो गई। वहीं अगर मैं N2O4 की स्ट्रक्चर बनाऊं तो N डबल बॉन्ड O, कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर होगी। तो हो क्या रहा है यहां पर, आप देखें जैसे जैसे नंबर ऑफ एटम्स बढ़ रहे हैं, मैंने आपको एक टर्म बोला था पॉसिबल एनर्जी स्टेट्स। क्या बोला था? पॉसिबल एनर्जी स्टेट्स। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, यहां पर 3 एटम है, तो मान लो 3 एटम के करस्पॉन्डिंग हर एटम पे मान लो
5 पॉसिबल एनर्जी स्टेट्स होती है। एनर्जी स्टेट मतलब एनर्जी लेवल्स अलग अलग, ठीक है। तो एक एटम पे 5 होते तो बताओ 3 एटम के टोटल पॉसिबल एनर्जी स्टेट्स कितने हो गए? 15। 1 2 3 4 5 6, कितना एटम से? 6। बताओ 6 एटम से करस्पॉन्डिंग अब एनर्जी स्टेट्स कितनी होंगी? 30। तो आप समझने की कोशिश करें, यहां पर क्या होता है, जैसे जैसे नंबर ऑफ एटम्स बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, मॉलिक्यूल के अंदर पॉसिबल एनर्जी स्टेट्स बढ़ती जाती है। आपको याद है मैंने आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ाई थी, तो आप डिग्री ऑफ फ्रीडम से भी रिलेट कर सकते हो कि जैसे जैसे नंबर ऑफ एटम्स बढ़ते जाएंगे आपकी पॉसिबल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम भी क्या होती जाएंगी? बढ़ते जाएंगे। याद है 3n फॉर्मूला। तो जितनी ज्यादा पॉसिबल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी उतनी ज्यादा पॉसिबल एनर्जीज ऑफ स्टेट्स होंगी, उतनी ही ज्यादा सिस्टम के अंदर क्या आएगी? रैंडमनेस आएगी। आप मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट के टर्म्स में बात कर सकते हो। नंबर ऑफ एटम्स कम है तो जैसे मान लो ये मॉलिक्यूल आपका प्लेनर हो सकता है। जैसे जैसे नंबर ऑफ एटम्स बढ़ते जाएंगे एक प्लेन में एटम्स का अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होगा तो प्लेन से बाहर निकलना शुरू करेंगे। प्लेन से बाहर निकलना शुरू करेंगे, मॉलिक्यूल में कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी। कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी तो साथ ही साथ क्या होगा? उसकी एंट्रोपी बढ़ेगी। तो किसी भी तरीके से आप रिलेट कर सकते हो, समझ सकते हो। और जो याद रखने वाली बात है वो सिर्फ इतनी सी है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ एटम्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे एंट्रोपी भी क्या होगी? बढ़ती जाएगी। मतलब एंट्रोपी ऑफ N2O4 एंट्रोपी ऑफ NO2 से क्या होगी? ज्यादा। एंट्रोपी ऑफ SO3 एंट्रोपी ऑफ SO2 से क्या होगी? ज्यादा। सिमिलरली एंट्रोपी ऑफ इथेन एंट्रोपी ऑफ मीथेन से ज्यादा होगी। तो हम यहां पर एक सिंपल सा स्टेटमेंट लिख लेते हैं, फिर आप इन एग्जांपल्स को यहां पे कॉपी कर लें कि एज द नंबर ऑफ एटम्स in a molecule increases, it become more complex and hence its entropy increases। ठीक, चलिए ये लिख के आप इसके एग्जांपल्स को कॉपी करें। चलिए फिर बात करते हैं हम लोग यहां पर एक और काम की चीज, ये मैंने आपको सिखाई दिया। चलो इस पर छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। चलिए मेरे पास है हाइड्रोजन H2 और मेरे पास है हाइड्रोजन एटम्स। बताओ किसकी एंट्रोपी ज्यादा होगी? H की? नहीं, H की क्यों होगी यार? देखो इस क्वेश्चन में क्या होता है, हम लोग मिस्टेक करते हैं। मिस्टेक क्या करते हैं, हम लोग खुद ही मान लेते हैं कि H2H में कन्वर्ट होगा। तो देखो यहाँ H और H आपस में जुड़े हुए थे, जब ये H में कन्वर्ट होगा तो देखो बॉन्ड ब्रेक होगा और एक मॉलिक्यूल से 2 एटम्स फ्री हो रहे हैं। नंबर ऑफ एटम्स बढ़ रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बढ़ रहे हैं सिस्टम के अंदर, तो रैंडमनेस क्या होगी? बढ़ेगी। बिल्कुल सही बात है। लेकिन मैंने कहाँ बोला कि H2H में कन्वर्ट हो रहा है? क्या मैं आपसे बोला? नहीं बोला ना, ये अपने खुद से मान लिया। चीज को समझने की कोशिश करें। यहां पर 2 क्वेश्चंस हैं जो आपसे मिस्टेक करवा सकते हैं। एक तो ये कि मैं H2 और H में एंट्रोपी कंपेयर करूं, एक मैं आपसे बोलूं कि हाइड्रोजन कन्वर्ट हो रहा है हाइड्रोजन एटम्स में। इस प्रोसेस को हम एटमाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एटमाइजेशन। मतलब अब हाइड्रोजन से H एटम बन रहे हैं। तो बताओ एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल टूटकर कितने हाइड्रोजन एटम्स बनाएगा? 2 हाइड्रोजन एटम बनाएगा। तो इस प्रोसेस में एंट्रोपी बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि 1 मोल H2 से कितने हाइड्रोजन एटम्स मिल रहे हैं? 2 मोल हाइड्रोजन एटम्स मिल रहे हैं। जबकि यहां पर मैं ये नहीं बोल रहा हूं कन्वर्ट हो रहे हैं, यहां मैं सेम अमाउंट कंपेयर कर रहा हूं। कुछ नहीं बोला है तो सेम अमाउंट मानकर चलेंगे कि अगर मैं 1 मोल H2 को देखूं और 1 मोल हाइड्रोजन एटम्स को देखूं तो बताओ किसकी एंट्रोपी ज्यादा होगी? तो जब आप इन दोनों को अलग अलग कंपेयर कर रहे हो तो आपको यहां से कंपेयर करना होगा, जिसमें नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा होंगे उसकी एंट्रोपी भी क्या होगी? ज्यादा। यहां पर कन्वर्जन हो रहा है तो देखो 1 मोल से क्या हो रहा है? 2 मोल पार्टिकल्स बन रहे हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेस, सो randomness will increase। That means entropy increases। तो यहां से यहां जाने पर एंट्रोपी क्या होगी? इंक्रीज होगी। दूसरा देखो, क्योंकि यहां एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है तो अगर हम चेंज इन एंट्रोपी की बात करें डेल्टा एच, तो बताओ वो कैसा होगा? पॉजिटिव होगा।
समझ रहे हैं आप इस चीज को? तो ये ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट है। आप H2 और H को अलग अलग कंपेयर कर रहे हो तो H2 की एंट्रोपी ज्यादा होगी, लेकिन अगर आप ये बोल रहे हो कि H2H में कन्वर्ट हो रहा है तो 1 मोल H2 से 2 मोल हाइड्रोजन एटम्स बनेंगे, तो फिर एंट्रोपी इंक्रीज होगी और डेल्टा S की वैल्यू कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। बात समझ रहे हो? कोई डाउट है इसके अंदर आपको? तो ध्यान रखना, इसमें आप मिस्टेक कर सकते हो। चलो, तो एंट्रोपी कंपेयर करना हमने सीख लिया है। तब आपसे कई बार नॉर्मल वे में एक चीज को दूसरे में कन्वर्ट करेगा और पूछेगा बताओ एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। तो अगर एंट्रोपी बढ़ रही है तो एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव होगा, और अगर एंट्रोपी कम हो रही है तो फिर आपका एंट्रोपी चेंज कैसा होगा? नेगेटिव होगा। तो आओ उसी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं, देखते हैं किस किस तरह के क्वेश्चंस हमसे यहां पर पूछे जा सकते हैं। चलिए देखिए, एक छोटा सा टाइप ऑफ क्वेश्चन, गिव द साइन ऑफ डेल्टा एस in the following processes। ठीक, तो कुछ प्रोसेस मैं आपके सामने लिख रहा हूं। जैसे पहला प्रोसेस है, अच्छा तो आप जानते होंगे सॉलिड CO2 को हम लोग ड्राई आइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्राई आइस। तो जब ड्राई आइस CO2 में कन्वर्ट हो रहा है तो एंट्रोपी चेंज का साइन, इधर आपका H2O लिक्विड इज चेंजिंग इनटू H2O सॉलिड, तो एंट्रोपी का साइन। डायमंड चेंजेस टू ग्रेफाइट, फोर्थ मैं आपके सामने लेता हूं से NH3 गैस प्लस HCl गैस गिव्स NH4Cl सॉलिड। यहां आपको एंट्रोपी का साइन बताना है। और एक हम ले लेते हैं SO2 गैस प्लस O2 गैस गिव्स SO3 गैस। ठीक है, तो इन रिएक्शंस के अंदर आपको एंट्रोपी चेंज का साइन बताना है। मतलब बेसिकली आपको बताना है कि डेल्टा एस पॉजिटिव है मतलब एंट्रोपी बढ़ रही है, या फिर डेल्टा एस नेगेटिव है मतलब एंट्रोपी कम हो रही है। चलिए करें शुरू। बताए पहला केस। हाँ वेरी गुड, साफ साफ दिख रहा है। देखो एक सॉलिड गैस में कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि गैस की एंट्रोपी एक सॉलिड की एंट्रोपी से हमेशा ज्यादा होगी, तो डेल्टा एस की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगा। लिक्विड सॉलिड बताओ। हाँ वेरी गुड, एंट्रोपी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। क्यों भाई? लिक्विड है, लिक्विड की एंट्रोपी सेम स्टेट पर सॉलिड की एंट्रोपी से हमेशा क्या आएगी? ज्यादा। तो ये मोर डिसऑर्डर्ड है, ये लेस डिसऑर्डर्ड है। बताओ डेल्टा एस का साइन कैसा आएगा? नेगेटिव। हाँ जी, अब करते हैं बात, ये तो कॉमन थे। बताओ पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? नेगेटिव, पॉजिटिव, कुछ भी हो सकता है। चलिए देखें, डायमंड और ग्रेफाइट, बताओ आपको इन दोनों से कौन ज्यादा ऑर्डर्ड दिखाई देता है? स्ट्रक्चर तो आप डायमंड ग्रेफाइट की जानते होंगे। भाई ग्रेफाइट में क्या होता है? ऐसे एटम्स की हेक्सागोनल लेयर्स बनती हैं और 2 लेयर्स आपस में इस तरह से अटैच्ड होती है, दोनों ही क्रिस्टलाइन हैं। लेकिन अगर हम अरेंजमेंट की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, तो ग्रेफाइट के अंदर कार्बन टेट्राहेड्रल मैनर में एक लार्ज कोवेलेंट बॉन्ड के नेटवर्क से कनेक्टेड होता है। तो अगर हम पैकिंग कंपेयर करें, पैकिंग, तो डायमंड के अंदर पैकिंग ज्यादा क्लोज होती है, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है उनका ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ज्यादा होता है। जबकि ग्रेफाइट के अंदर क्या होता है, आपने सुना भी होगा, लेयर्स एक दूसरे पर स्लाइड कर सकती है, मतलब पैकिंग इतनी ज्यादा क्लोज नहीं होती है। तो क्योंकि डायमंड के अंदर ज्यादा क्लोज पैकिंग है, ये एक मोर ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर होती है। वहीं पर ग्रेफाइट क्या होता है? लेस ऑर्डर्ड होता है एज कंपेयर्ड टू डायमंड। तो अगर आप मोर ऑर्डर्ड से लेस ऑर्डर्ड की तरफ जा रहे हो, इसका मतलब एंट्रोपी क्या हो रही है? बढ़ रही है। लेस ऑर्डर्ड मतलब मोर रैंडम। तो बताओ एंट्रोपी बढ़ेगी तो डेल्टा एस का साइन कैसा आएगा? पॉजिटिव। तो देखिए चीजों को रटे नहीं, ठीक है? आप चेंजेस को रट नहीं सकते। मैं और आऊंगा, आप देखोगे नए नए चेंजेस, उनमें फंडे कुछ भी हो सकते हैं। तो आप समझे, आप विजुलाइज करने की कोशिश करें, उसके बाद ही एंट्रोपी को कंपेयर करें। सही है? चलिए मूव करें फोर्थ पार्ट पर। NH3 गैस प्लस HCl गैस, ये क्या बना रहा है? NH4Cl सॉलिड। साफ साफ दिख रहा है, 2 गैसेस कंबाइन होकर एक सॉलिड बना रही हैं, क्योंकि गैसेस का अरेंजमेंट ज्यादा डिसऑर्डर्ड है। तो देखो इधर से इधर जाने पर एंट्रोपी कम हो रही है, इसका मतलब डेल्टा एस का साइन कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। सही है? फिफ्थ, हाँ बिल्कुल सही। इधर देखो आप 2 गैसेस हैं, इधर एक सिंगल गैस है। खैर ऐसे नहीं देखते, ऐसे देखते हैं,
इधर गैसेस के टोटल मोल्स कितने हैं, तो 1 + 1 2 मोल्स। बताओ इधर गैस के मोल्स कितने हैं 1। अभी मैंने आपको बताया अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो रहे हैं, भाई 2 मोल में 2 Na पार्टिकल्स होंगे और 1 मोल में सिर्फ Na पार्टिकल्स होंगे, तो अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो रहे हैं तो रेंडमनेस भी कम हो रही होगी, मतलब डेल्टा एस का साइन कैसा होगा, नेगेटिव होगा। क्या आप ये सब समझते हैं, बात समझ में आती है? चलिए बात समझ में आती है तो आपसे बात करता हूं मैं अबाउट अंडा। इट्स कॉल्ड अंडे का फंडा। आओ देखते हैं क्या है हमारे नहीं, मतलब नॉर्मल आपका मेरा सबका अंडे का फंडा। चलिए मैं क्या है ये अंडे का फंडा। मेरे पास एक एग है, ठीक है, रॉ एग। तो भाई हमारे पास एक रा एग है, रा एग, और इस रा एग को हमने बॉईल किया। बताओ रॉ एग को अगर आप बॉईल करोगे तो क्या होगा, बॉइल्ड एग बन जाएगा, और क्या होगा, है ना। बॉइल्ड एग तो देखा ही होगा आप लोगों ने और खाया भी होगा। आप ये भी जानते हो एग इज द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। बहुत बढ़िया सोर्स होता है, रोज खाना चाहिए, और उसका प्रोटीन ना बहुत आसानी से डाइजेस्ट भी हो जाता है। अगर आपने एक एग खाया है तो उसका प्रोटीन मुश्किल से 25 से 30 मिनट में डाइजेस्ट हो जाता है, किसी और फूड का नहीं होता है। खैर हम यहाँ पर हेल्थ की बातें करने के लिए नहीं है, हम लोग यहाँ पे काम की बात करते हैं। चलो आप मुझे बताओ, मैंने इस अंडे को उबाला, इस अंडे को उबालने पर ये उबला हुआ अंडा बन गया। बताओ एंट्रोपी बढ़ रही होगी या फिर कम हो रही होगी? सर एंट्रोपी तो कम ही हो रही होगी, अंडे को उबाला है तो वो सॉलिड बन जाता है ना। देखा भी रोज, जो अगर आपने रॉ एग देखा हो तो उसको हिलाओगे तो आपको लिक्विड की आवाज भी आएगी, फोड़ोगे तो उसमें से लिक्विड ही निकलता है, और बॉईल करने पर वो सॉलिड हो जाता है। पर उसको कितना दीवार पे फेंक के मार लो, लिक्विड तो उसमें से निकलने से रहा। हाँ बिल्कुल सही बात। तो देखें रॉ एग कैसा होता है, लिक्विड, और बॉइल्ड एग कैसा होता है, सॉलिड। तो अगर लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है तो देखो लिक्विड इज मोर रैंडम और सॉलिड इज लेस रैंडम। तो अगर आप मोर रैंडम से लेस रैंडम जा रहे हो तो एंट्रोपी क्या होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए, मतलब डेल्टा एस की वैल्यू कैसी आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। तो चुन्नी बाबू ऐसा नहीं होता है, इस तरीके से आप बिल्कुल ना सोचें। ये सबसे कॉमन मेथड है जिससे आप मिस्टेक करोगे। मैं बता दूं ये क्वेश्चन एक बार जेईई में पहले पूछा जा चुका है, ठीक है, और हो सकता है अभी आपने वो चैप्टर नहीं पढ़ा हो जिसके थ्रू आप इसका आंसर दे सकते हो, लेकिन फिर भी चीजों को समझने की कोशिश करें कि हम इसका आंसर देंगे कैसे। डायरेक्ट आपको लग रहा है ऐसा, बिल्कुल सही है, लगना वाजिब भी है कि एक लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन हम एंट्रोपी को शक्ल नहीं देखकर मॉलिक्यूलर लेवल पे कंपेयर करते हैं। ये सब हमने मॉलिक्यूलर लेवल पे कंपेयर किया है। तो आपने ये सब मॉलिक्यूलर लेवल पे कंपेयर किया है तो आप इसे मॉलिक्यूलर लेवल पे जाकर क्यों नहीं देखोगे। चलो देखना शुरू करते हैं। मैं आपसे बात करता हूं एक रॉ एग की। जैसा मैंने अभी आपको बताया रॉ एग कंटेन प्रोटीन्स। तो रॉ एग इज द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। मैंने आपसे बोला प्रोटीन्स में क्या होते हैं, प्रोटीन्स में होते हैं अमीनो एसिड्स। क्या होते हैं, अमीनो एसिड्स। सुना तो होगा आपने, दो तरह के अमीनो एसिड्स होते हैं, एक एसेंशियल अमीनो एसिड्स और एक नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। खैर मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा हूं, ये आप बायो में भी पढ़ते हो या ऑर्गेनिक में बायो मॉलिक्यूल्स एक चैप्टर पढ़ोगे, उसमें वहां पे आप पढ़ोगे। याद दिलाता हूं मैं आपको, अमीनो एसिड्स प्रोटीन्स के अंदर क्या होते हैं, अमीनो एसिड्स आर बॉन्डेड थ्रू पेप्टाइड बॉन्ड्स। कौन से बॉन्ड्स, हाँ याद आ रहा ना, पेप्टाइड बॉन्ड्स। तो होता क्या है, एक प्रोटीन मॉलिक्यूल में बहुत सारे अमीनो एसिड्स पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू बॉन्डेड होते हैं। जैसे मान लो मेरे पास है डाइपेप्टाइड, तो डाइपेप्टाइड में क्या होगा, दो अमीनो एसिड चेन्स एक दूसरे के साथ पेप्टाइड बॉन्ड से बॉन्डेड होगी। पेप्टाइड बॉन्ड ऐसा बॉन्ड होता है CONH। कौन सा बॉन्ड होता है, CONH। तो आप पढ़ोगे डिटेल में, तो मैं यूं कनेक्ट कर रहा हूं। तो सर डाइपेप्टाइड में दो अमीनो एसिड चेन होंगी, ट्राइपेप्टाइड में 3 अमीनो एसिड चेन है। तो मैं एक मान लो आपके सामने टेट्रापेप्टाइड ले लेता हूं या एक पेंटापेप्टाइड ले लेते हैं। तो ऐसे क्या है, ये
5 अमीनो एसिड्स की चेन आपस में ज्वाइन होकर एक प्रोटीन मॉलिक्यूल बनाएगी। क्या बनाएगी? एक प्रोटीन मॉलिक्यूल। ये मान लो, ऐसा करो, ये एक डेकापेप्टाइड मान लेते हैं हम तो डेकापेप्टाइड में क्या होगा, 10 अमीनो एसिड मॉलिक्यूल्स एक साथ जुड़कर एक प्रोटीन मॉलिक्यूल बना रहे होंगे, वो एक डेकापेप्टाइड कहलाएगा। सही है। अब अभी तो ये लिक्विड में, जो रॉ एग है उसके अंदर हम बात कर रहे हैं। अब क्या होगा, जैसे ही आप इस रॉ एग को बॉईल करते हो तो बॉईल करने पर क्या होगा, ये पेप्टाइड बॉन्ड्स ब्रेक होंगे। ठीक, चलिए तो अब इसको बॉईल करना शुरू करते हैं। ऑन बॉइलिंग द पेप्टाइड बॉन्ड्स विल ब्रेक। And the amino acid molecules will get free. ठीक, तो ये सारे बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे। अब जो 10 मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हुए थे वो 10 मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, है ना। बना लेना 10 मॉलिक्यूल, मुझे पूरा बनाने की जरूरत नहीं है। सो ये मॉलिक्यूल्स अगर फ्री होंगे, सो द अमीनो एसिड मॉलिक्यूल्स will get free and will increase the randomness। तो ये जो आपके अमीनो एसिड मॉलिक्यूल्स हैं ये फ्री हो जाएंगे और फ्री होकर ये क्या करेंगे, सिस्टम की रैंडमनेस को इंक्रीज करेंगे। बात समझ रहे हैं आप? तो इस तरह से आप अपना आंसर दे सकते हैं इस मेथड में। यहाँ दिखता कुछ और है लेकिन होता कुछ और है। ऐसे और भी एग्जाम्पल्स हैं जहाँ दिखता कुछ और है और होता कुछ और है। उसके लिए हमें वो एग्जाम्पल डिस्कस करने होंगे और उसके लिए आपको इस पार्ट को कॉपी करना होगा। तो आप इसे छापें, फिर हम बढ़ते हैं आगे। फिर देखो, प्रोटीन्स की बात चली है तो यहाँ पर एक और प्रोसेस होता है जो मैं आपको बता दूं। थोड़ा सा ये वैसे तो आपके काम आएगा नहीं, बट बाई चांस कहीं पूछ ले तो यूज हो सकता है। यहाँ पे एक और प्रोसेस होता है, दैट इज कॉल्ड डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। तो वैसे तो ये आपके काम में नहीं आता है, पर देखो बायोमोलिक्यूल्स का पार्ट है ये। अभी आपने जो एग वाला पार्ट पढ़ा वो भी, तो वहीं से इसको भी कंपेयर करते हैं। देखो, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन में क्या होता है, जो प्रोटीन की स्ट्रक्चर होती है वो एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर होती है। ये आप लोग बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ोगे, कॉइल स्ट्रक्चर, इसको हम इसकी क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स ऐसे कॉइल्ड फॉर्म के अंदर रहते हैं। ठीक, जब इस प्रोटीन का डीनेचुरेशन होता है तो डीनेचुरेशन में क्या होता है, हम इनके बीच के बॉन्ड्स को ब्रेक करते हैं, जिसकी वजह से कॉइलिंग हुई थी वो बॉन्ड्स क्या होते हैं, हट जाते हैं, और ये जो आपकी चेन्स है ये आपकी अनकॉइल्ड फॉर्म के अंदर आ जाती है। मतलब कुछ इस तरह से अब ये स्ट्रक्चर हो जाएगी। ये कॉइल था पहले, ये अनकॉइल था, वो तो साफ साफ दिखाई दे रहा है। जो कॉइल स्ट्रक्चर है वो एक ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। अगर ये एक मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है तो बताओ इसकी रैंडमनेस भी क्या होगी, ज्यादा। वहीं जो आपकी स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है, दिस इज लेस कॉम्प्लेक्स, और अगर ये लेस कॉम्प्लेक्स है तो ये क्या होगी, लेस रैंडम होगी। और अगर ये लेस रैंडम होगी तो बताओ यहां से यहां आने का आपका जो एंट्रोपी चेंज होगा, बताओ वो एंट्रोपी चेंज कैसा होना चाहिए, आपका नेगेटिव होना चाहिए। मतलब आपकी एंट्रोपी क्या होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए। लेकिन ये सब ना टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, इसमें और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं। तो हम सिर्फ स्ट्रक्चरल लेवल पर बात कर रहे हैं, बाकी इसमें ये कभी कभी पॉजिटिव भी आ सकती है, वो बाकी फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हम सिर्फ स्ट्रक्चरल चेंजेस से बात कर रहे हैं कि भाई कॉइल्ड स्ट्रक्चर जो है वो अनकॉइल्ड स्ट्रक्चर में जा रही है, मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से लेस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में जा रही है। तो इस प्रोसेस का एंट्रोपी चेंज कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। सही है। चलिए, तो स्ट्रक्चरल बेसिस पे बात करें तो हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। बाकी इसमें थोड़े से कॉन्ट्रडिक्शंस होते हैं। कई बार इसकी जो वैल्यू है, कैलकुलेटेड वैल्यू, वो पॉजिटिव भी आती है। पर क्या होता है, ये डीनेचुरेशन जो है वो पीएच पर डिपेंड करता है, केमिकल एडिटिव्स पर भी डिपेंड करता है। तो वो सारी चीज़ें अलग हैं, हम सिर्फ स्ट्रक्चरल लेवल पे बात कर रहे हैं। ठीक, चलिए ऐसा ही एक और एग्जांपल मैं आपको दूं, स्ट्रेचिंग ऑफ रबर।
स्ट्रेचिंग ऑफ रबर। अगर आप एक रबर बैंड को स्ट्रेच करो, किसको स्ट्रेच करोगे? रबर बैंड को, तो बताओ एंट्रोपी बढ़नी चाहिए या फिर कम होनी चाहिए? चलिए, तो इसमें आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूं, क्योंकि आपको ये पता ही नहीं है कि बेसिकली रबर की स्ट्रेचिंग और नॉन स्ट्रेचिंग में क्या होता है। पता है? हाँ, फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पता है कि इलास्टिक होता है, नॉन इलास्टिक होता है, थोड़ा स्ट्रक्चरल लेवल पर चलता है। तो देखिए, अगर आपके पास एक नॉन स्ट्रेच्ड रबर है, कैसा रबर है? नॉन स्ट्रेच्ड रबर पीस है, और आपने इसको स्ट्रेच किया, तो इसके मॉलिक्यूलर लेवल पर क्या चेंजेस आएंगे? देखो, रबर बेसिकली एक पॉलीमर होता है। पॉलीमर जानते हो आप? छोटे छोटे यूनिट से जुड़कर जो बनता है। तो नॉन स्ट्रेच में रबर में क्या होता है, जो अलग अलग पॉलीमेरिक चेन्स होती हैं वो ऐसे कॉइल्ड फॉर्म के अंदर होती है। ठीक, तो ऐसे कॉइल्ड फॉर्म के अंदर बहुत सारी चेन्स आपस में जुड़ी हुई होती हैं। तो ये आपकी एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर है। अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस कर ही लिया है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन के अंदर कि अगर ये आपकी कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, तो बताओ ये कॉइल स्ट्रक्चर यहां पर कैसे कन्वर्ट हो रही है? स्ट्रेट चेन के अंदर कन्वर्ट हो रही है। कौन चेन के अंदर कन्वर्ट हो रही है? स्ट्रेट चेन में कन्वर्ट हो रही है। तो अगर एक कॉइल स्ट्रक्चर स्ट्रेट चेन में कन्वर्ट हो रही है, तो बताओ क्या हो रहा होगा? हाँ, एंट्रोपी डिक्रीज हो रही, क्योंकि अगेन ये आपकी एक मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, और ये कैसी स्ट्रक्चर है? दिस इज अ लेस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। तो एक मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर लेस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में जा रही है, एंट्रोपी क्या होगी? डिक्रीज होगी, और डेल्टा एस की वैल्यू कैसी होगी? नेगेटिव होगी। कर सकते हैं। तो ये आपके पास कुछ कॉमन केसेस हैं जो आपसे अलग अलग फॉर्म में अलग अलग एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। जो पॉसिबिलिटीज हैं वो मैंने यहाँ पे कवर की हैं। तो कभी भी आपको एंट्रोपीज कंपेयर करनी हो, रटे हुए मेथड से ना चलें, नॉर्मल लॉजिक से ना चलें, एक बार सोचें मॉलिक्यूलर स्केल पर जाकर कि क्या हो सकता है, उसी के बाद आप अपने क्वेश्चन का आंसर दें। चलिए, तो ये बात हुई एंट्रोपी की, उसके फिजिकल सिग्निफिकेंस की, कि एंट्रोपी रैंडमनेस बताती है, कैसे हम अलग अलग सब्सटेंसेस की एंट्रोपी को कंपेयर करते हैं। अब चलते हैं इसके थर्मोडायनेमिक वाले पार्ट पर, इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन पर, जहां से आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया करेंगे। तो आओ डिस्कस करते हैं मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी को। हेडिंग डालें नेक्स्ट, मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी। चलिए, इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन को समझाने के लिए मैं वापस से चलूंगा एक बार कार्नोट साइकिल पर। ठीक, आपको ये बनाने की जरूरत नहीं है, तो आपको समझाने के लिए बना रहा हूं। तो देखो, हमने कार्नोट साइकिल बनाया था। इस कार्नोट साइकिल हमने देखा था कि यहाँ पर हीट आती है T2 टेम्परेचर पर, यहाँ पर हीट आती है T1 टेम्परेचर पर। फिर हमने यहाँ पे एक चीज़ प्रूव की थी कि एक साइक्लिक प्रोसेस के लिए, एक रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस के लिए, कौन से प्रोसेस के लिए? रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस के लिए, जो Q/T का सम था। तो देखो, ये हीट भी रिवर्सिबली ली गई होगी, ये हीट रिवर्सिबली दी गई होगी। तो जो मैं सम कर रहा हूं वो Q रिवर्सिबल अपॉन T का कर रहा हूं। इसकी वैल्यू कितनी आ रही थी? 0। तो मैं जो कहना चाह रहा हूं, आप ध्यान से देखना, ये जो मेरा टर्म है, इस टर्म की नेट वैल्यू इस साइकिल पर कितनी आ रही है? 0 आ रही है। बताओ, एक साइकिल पर नेट वैल्यू किसकी 0 आती है? स्टेट फंक्शन में। याद है हमने बताया एक साइक्लिक प्रोसेस के लिए स्टेट फंक्शन की वैल्यू में चेंज कितना आता है? 0। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक पूरे साइकिल पर इस टर्म के लिए 0 आ रही है, इसका मतलब हम इसको एक स्टेट फंक्शन बोल सकते हैं, या फिर हम इस वैल्यू को चेंज इन स्टेट फंक्शन बोल सकते हैं। बताओ, क्या ये चीज आपको क्लिक करती है? एक पूरे साइकिल पर अगर किसी वैल्यू का नेट सम 0 आ रहा है, मतलब वो किसी स्टेट फंक्शन में चेंज को दिखा रहा है। तो दिखा रहा है ना। तो यहीं से हमने डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी ली। किसी भी सिस्टम में, किसी भी प्रोसेस में जो एंट्रोपी चेंज है, उसको हम Q रिवर्सिबल अपॉन T लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? Q रिवर्सिबल अपॉन T लिख सकते हैं। तो देखो, मैं यहां पर ये डेफिनेशन डायरेक्ट लिखता तो आप लोगों को समझ में नहीं आता कि क्यों Q रिवर्सिबल अपॉन T मैंने लिया। इसीलिए मैंने आपको कार्नोट साइकिल पढ़ाया था। वहां जो हमने कंडीशन प्रूव की थी, उस कंडीशन से मैं अब यहां पर एंट्रोपी चेंज का
फॉर्मूला बना रहा हूं। तो ये आप ध्यान दें कि फॉर एनी रिवर्सिबल प्रोसेस entropy change is calculated as, तो देखें ds इज इक्वल्स टू बनता है dq रिवर्सिबल अपॉन t। क्या बनेगा? ds इज इक्वल्स टू dq रिवर्सिबल अपॉन t। बहुत ध्यान से देखना, यह है स्मॉल चेंज। अगर मैं ओवरऑल चेंज देखूं तो मुझे इसको पूरे को क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो ये आपकी मैथमेटिकल डेफिनेशन तो है, मैथमेटिकल डेफिनेशन ds इज इक्वल्स टू dq रिवर्सिबल अपॉन t। ठीक, ये तो है स्मॉल चेंज। अगर मैं इसके अंदर ओवरऑल चेंज निकालूं तो वो सब मैं निकालता हूं, पर उससे आपको कुछ चीजें बता दूं। जैसे हमने देख भी लिया है, हम एंट्रोपी में चेंज निकाल रहे हैं, तो एंट्रोपी कैसा फंक्शन है? ये एक स्टेट फंक्शन है। दूसरा, आपने देखा कि जैसे जैसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ते हैं, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे, तो एंट्रोपी भी क्या होती है? बढ़ती है। तो स्टेट फंक्शन होने के साथ साथ ये कैसी प्रॉपर्टी है? एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो ये दो चीजें और आपको एंट्रोपी के बारे में ध्यान रखनी है कि एंट्रोपी एक स्टेट फंक्शन है। बताओ स्टेट फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या होती है? वो सिर्फ सिस्टम की इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करता है। इसको मैं यूज करूंगा इसलिए पूछ रहा हूं आपसे। दूसरा, क्योंकि जैसे नंबर ऑफ एटम्स बढ़ते जाएंगे, रेंडमनेस बढ़ती जाएगी, एंट्रोपी बढ़ती जाएगी। इसका मतलब ये कैसी प्रॉपर्टी है? एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। चलिए, ये है स्मॉल चेंज। स्मॉल चेंज इन एंट्रोपी कब? जब आपने सिस्टम को कुछ dq हीट सप्लाई की। ठीक है, अब अगर मैं निकालना चाहता हूं ओवरऑल चेंज, तो बताओ ओवरऑल चेंज निकालने के लिए मुझे इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो डेल्टा एस क्या बनेगा? इंटीग्रेशन ऑफ dq रिवर्सिबल अपॉन t। तो ध्यान दें, ये हमारा एक बेसिक फॉर्मूला है जिसको हम किसी भी प्रोसेस पर एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी मैं एक और फॉर्म बना सकता हूं कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो, तो देखो कांस्टेंट टेम्परेचर होगा तो टेम्परेचर इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। फिर उस केस में डेल्टा एस का फॉर्मूला क्या बनता है? q रिवर्सिबल अपॉन t बनता है। पहले तो आप इस बात को समझें कि भाई किसी भी सिस्टम के लिए जो एंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला है ds, वो है dq रिवर्सिबल अपॉन t। ठीक, यहां पे से करो, ये रिवर्सिबल को मैंने लिखा तो है पर आप इसे हटा सकते हो। क्यों? मैं भी आपको बताता हूं। तो फॉर एनी प्रोसेस आप तो इतना सा लिख दें, एंथैल्पी चेंज इज कैलकुलेटेड एज ds इज इक्वल्स टू dq रिवर्सिबल अपॉन t, या फिर इंटीग्रेशन ऑफ dq रिवर्सिबल अपॉन t। और अगर t कांस्टेंट है तो इसको बाहर निकाल लो, तो डेल्टा एस का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? q रिवर्सिबल अपॉन t, जिसको हम यहाँ पर बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं। एक चीज। दूसरा, हाँ मुझे पता है आपके दिमाग में वो चीज आ चुकी है। अच्छा, मैं इसको मिटा रहा हूं, आपने कॉपी कर लिया होगा कि भाई साहब ये जो फॉर्मूला है ये ds इज इक्वल्स टू dq रिवर्सिबल अपॉन t, तो ये तो सिर्फ रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए तो है। अगर प्रोसेस इरिवर्सिबल हुआ तो अरे आओ ना, क्यों नहीं होने दो प्रोसेस को इरिवर्सिबल। चलो ये लो, आपको इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए बताते हैं। फॉर एनी इरिवर्सिबल प्रोसेस, एंट्रोपी इज कैलकुलेटेड। चलो अब आपसे मैं बात करता हूं कि एंट्रोपी कैसे कैलकुलेट की जाती है। बहुत ध्यान से देखना, A से B ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है? बिल्कुल है। चलिए, अगर ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो यहां पर जो हीट एक्सचेंज होगा उसको मैं q रिवर्सिबल बोलूंगा। ठीक, अब अगर आप मुझसे बोलो कि भाई यहां एंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला, जैसे वहां q रिवर्सिबल अपॉन t था, यहां पे आप q इरिवर्सिबल अपॉन t लिख दोगे, तो ये लिखना बिल्कुल गलत है। ध्यान दें, छोटे छोटे पॉइंट्स है जिनमें आप मिस्टेक कर सकते हो। अगर आपसे कोई बोले कि एंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला है q अपॉन t, तो आप बोलोगे गलत, q अपॉन t नहीं है। डेल्टा एस का फॉर्मूला क्या है? q रिवर्सिबल अपॉन t है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर। ये भी गलत है, ये भी गलत है। अच्छा, अगर A से B हम ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं, तो फिर मैं
एंट्रोपी चेंज क्या सिर्फ रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए पता कर सकता हूं? अरे नहीं, आप एक इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए भी एंट्रोपी चेंज पता कर सकते हो। कैसे? बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से समझना, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ये आपने समझ लिया, अपना आधा काम तो वहीं पर हो गया। आप देखें, ए इसकी इनिशियल स्टेट मान लेता हूं मैं सिस्टम की, है ना, यहां पर थे आप, फिर आप यहां पहुंच गए बी पर जो कि इसकी फाइनल स्टेट है। बताओ, आपको ए से बी में क्या निकालना है? एंट्रोपी चेंज निकालना है, डेल्टा एस ए टू बी, है ना, ये निकालना चाह रहे हैं हम। बताओ एंट्रोपी कैसा फंक्शन है? स्टेट फंक्शन। तो ये सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करेगा। बताओ क्या ये पाथ पर डिपेंड करेगा? नहीं करेगा ना। तो बस अपना काम हो गया। हम क्या करेंगे, ए से बी आने का, ए से बी आने का एक इमेजिनरी रिवर्सिबल पाथ बनाएंगे। सही है। बताओ इस इमेजिनरी रिवर्सिबल पाथ में जो हीट होगी वो क्यों रिवर्सिबल इमेजिनरी हो जाएगी? सही है। बस अब एंट्रोपी चेंज चाहे इस रास्ते का निकालो चाहे इस रास्ते का निकालो, वो क्या आएगा? सेम, क्योंकि एंट्रोपी कैसा फंक्शन है? स्टेट फंक्शन है। तो डेल्टा एस ए बी कौन से पाथ का? इमेजिनरी पाथ का। वो एक्चुअल रिवर्सिबल पाथ के इरिवर्सिबल पाथ के ही इक्वल होगा। क्या आपको ये बात समझ में आती है? सिंस एंट्रोपी इज अ स्टेट फंक्शन है, तो बस आप यहां से इस वाले प्रोसेस का एंट्रोपी चेंज निकाल दो। डेल्टा एस ऑफ इमेजिनरी रिवर्सिबल पाथ वो किसके इक्वल हो जाएगा? डी क्यू रिवर्सिबल ऑफ इमेजिनरी अपॉन टी का इंटीग्रेशन। तो ये सब याद रखने की चीजें नहीं है, यहां सिर्फ समझने की चीज है। एंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला तो क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी ही है। अगर प्रोसेस इरिवर्सिबल है तो कोई बात नहीं, उसके लिए इमेजिनरी रिवर्सिबल पाथ बना लो, है तो इरिवर्सिबल, इस पर क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी अप्लाई हो जाएगा। और फिर आप यहां से, क्योंकि स्टेट फंक्शन है तो इस पाथ का चेंज और इस पाथ का चेंज सेम आएगा, आपको इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए भी एंट्रोपी चेंज मिल जाएगा। तो मैं अपने स्टेटमेंट को यहां पर कंप्लीट करता हूं। फॉर एनी इरिवर्सिबल प्रोसेस एंट्रोपी इज कैलकुलेटेड बाय कंसीडरिंग, इसको ऊपर ले जा रहा हूं मैं, इमेजिनरी रिवर्सिबल पाथ एज शोन। ठीक, और इस इमेजिनरी पाथ से आप क्या कर सकते हो? एक इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये आप ध्यान रखें, ये बेसिक सा डिफरेंस है और ये मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी है कि डेल्टा एस इक्वल्स टू क्या होता है? डी क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी होता है। और उसी को यूज करते हुए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं? एंट्रोपी को डिफाइन कर सकते हैं बोथ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। हो सकता है आपको थोड़ा सा ये अजीब सा लगे, अभी हम और कैलकुलेशंस पे चलेंगे तो आपको इसके अंदर और ज्यादा क्लैरिटी आएगी। चलिए कॉपी करें, फिर और चीजें डिस्कस करते हैं इसके बारे में। चलिए, तो आपको मैंने यहां पे सिखा दिया है कि एंट्रोपी चेंज को हम कैसे डिफाइन करते हैं और कैसे कैलकुलेट करते हैं। चलिए, अब डेफिनेशन सीखने के बाद हम लोग बढ़ सकते हैं आगे और हम मूव करें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, दैट इज कंडीशन फॉर स्पॉन्टेनिटी। कंडीशन फॉर स्पॉन्टेनिटी, या फिर आप ऐसा लिखें, एंट्रोपी एंड स्पॉन्टेनिटी। तो आपको याद है हमने प्रोसेस पढ़े थे, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। हाँ जी, वो आज ही के दिन के लिए पढ़े थे कि स्पॉन्टेनियस क्या होता है? जो अपने आप होता है, द प्रोसेस विच हैव अ नेचुरल टेंडेंसी टू अकर। मैंने आपको ये बताया था सारे नेचुरल प्रोसेस इरिवर्सिबल होते हैं, इसलिए हम इरिवर्सिबल और स्पॉन्टेनियस को यहाँ पर क्या लेकर चलेंगे? सेम। दूसरी चीज, हमने नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस पढ़े थे जो कि नेचर में होने की टेंडेंसी नहीं रखते हैं। तो आप देखें, मैं यहाँ पर एक कंडीशन डिराइव कर रहा हूँ। कंडीशन को आप समझें, इंपॉर्टेंट चीज तो है कंडीशन याद रहना, ठीक है? तो वो बहुत आसान है, लेकिन उसको यूज करना उतना ही इंपॉर्टेंट है। अब ये कंडीशन डिराइव करने के बाद आप जो चीजें सीखने वाले हो वहीं से न्यूमेरिकल पार्ट्स आएंगे।
मेरे साथ रहें, जितना मैं आपको काम कहता रहूं वो चुपचाप करते रहें, आपको एंट्रोपी कैलकुलेशन में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स मैं यहाँ पे कवर करूंगा क्लास इलस्ट्रेशन में भी, ताकि आपके सारे डाउट्स दूर हो जाएं, लेकिन आप फोकस करके पढ़ते रहें। चलिए पहले मैं कंडीशन डिराइव कर रहा हूं। कंडीशन डिराइव करने के लिए मैं क्लॉसियस इनइक्वालिटी को यूज करूंगा। आपको याद होगा हमने कार्नोट साइकिल में एक चीज की थी कि देखो मान लो ये इनिशियल स्टेट है ए और ये आपकी फाइनल स्टेट है बी। आप ए से बी गए एक इररिवर्सिबल पाथ से। कौन से पाथ से गए? इररिवर्सिबल पाथ से। अब आपको सिस्टम को रीस्टोर करना है, तो रीस्टोर करना है तो आपको बी से ए आना पड़ेगा। तो रीस्टोर करने के लिए आपको रिवर्सिबल पाथ से आना है। कौन से पाथ से आ रहे हैं? हम एक रिवर्सिबल पाथ से आ रहे हैं। तो ये एक इमेजिनरी नहीं बोल के मैं बोल रहा हूं सिंपल कि भाई मैं ए से बी गया इरिवर्सिबल पाथ से और बी से ए वापस कैसे आ गया? अपने रिवर्सिबल पाथ से आ चुका हूं। ये चीज आपको समझ में आती है? क्योंकि क्या होता है इरिवर्सिबल पाथ से जब हम आते हैं तो सिस्टम को वर्क क्या करना पड़ेगा? ज्यादा करना पड़ेगा। मैंने आपको शुरू में भी सिखाया था। इसलिए हम कौन सा पाथ चूज कर रहे हैं? यहां पर रिवर्सिबल पाथ से वापस आ रहे हैं। अब क्योंकि देखो एक प्रोसेस आपका इरिवर्सिबल है, साइकिल का एक स्टेप इरिवर्सिबल है, तो हम यहां पर क्लॉसियस इनइक्वालिटी यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? क्लॉसियस इनइक्वालिटी। ध्यान से देखना, मैंने आपको सिखाया था क्लॉसियस इनइक्वालिटी क्या होती है? समेशन ऑफ Q बाई टी, उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए? लेस देन 0 आनी चाहिए, या लेस देन इक्वल टू। लेस देन इरिवर्सिबल के लिए और 0 रिवर्सिबल के लिए। तो अभी सिर्फ मैं लेस देन वाली यूज कर रहा हूं, ठीक है। तो आप देखें इरिवर्सिबल पाथ, तो ए से बी जाने पर अगर मैं इस वाले पाथ के लिए Q बाई 2 लिखूं तो उसको मैं लिखूंगा dq इरिवर्सिबल अपॉन टी। हाँ, मैं मैथमेटिकल डेफिनेशन यूज नहीं कर रहा हूं, मैं तो सिंपल Q बाई टी लिख रहा हूं। तो देखो इरिवर्सिबल पाथ था, मान लो इसने dq इरिवर्सिबल हीट दी अपॉन टी, इसका सम करना है यानी इसका इंटीग्रेशन। कहां से लेकर कहां तक? a से b तक। तो a से b तक जाने का Q बाई टी है ये, प्लस फिर आप आ रहे हो b से a। तो आप b से a जब आ रहे हो तो देखो ये रिवर्सिबल पाथ है, तो इसका हीट एक्सचेंज होगा dq रिवर्सिबल अपॉन टी, और ये वैल्यू क्या होनी चाहिए? लेस देन 0। सही है, लिख सकता हूं ना? चिंता मत करो, ये इनइक्वालिटी आप सिलेबस में नहीं है और भी ये चीजें भी नहीं है, मैं तो कुछ प्रूफ कर रहा हूं, वो प्रूफ आपको ध्यान रखना है, उसके लिए मैं आपको बैकग्राउंड बना के दिखा रहा हूं। अब आप देखो, क्या मैं इस इंटीग्रेशन की लिमिट चेंज कर सकता हूं? b से a को मैं a से b लिख रहा हूं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो सुन ले, इंटीग्रेशन की लिमिट चेंज करने पर साइन बदल जाता है। तो मैं इसी इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ a से b dq इरिवर्सिबल अपॉन t माइनस a टू b, ये बन जाएगा dq रिवर्सिबल अपॉन t, एंड दिस वैल्यू शुड बी क्या आनी चाहिए? लेस देन 0। इस टर्म को इधर ले आओ, बहुत ध्यान से देखते हुए चलें। तो इंटीग्रेशन ऑफ a टू b dq इरिवर्सिबल अपॉन t की वैल्यू किससे कम हो गई? छोटी हो गई, a टू b dq रिवर्सिबल अपॉन t की। सही है। अब यहां पर जो मेरा सिस्टम था, अगर मैं उसको आइसोलेटेड सिस्टम मान लूं, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, तो बताओ आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? आइसोलेटेड सिस्टम वो होता है जो अपने सराउंडिंग के साथ इंटरेक्ट ना कर सके, ना कोई हीट एक्सचेंज कर सके, ना कोई वर्क कर सके। तो अगर एक आइसोलेटेड सिस्टम है तो बताओ वो जो भी हीट लेगा देगा, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। भाई देखो, वैसे तो हम a से b इरिवर्सिबल पाथ से ही तो आ रहे थे, तो यहां पर सिस्टम ने जो हीट दी होगी वो q इरिवर्सिबल के बराबर होगी। अगर सिस्टम आइसोलेटेड है तो बताओ q इरिवर्सिबल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। जैसे ही q इरिवर्सिबल 0 होगा, ध्यान दें ये चीज, ये टर्म 0, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी? ग्रेटर देन 0। बताओ क्या मैं इस वैल्यू को डेल्टा एस सिस्टम लिख सकता हूं? लिख सकता हूं ना? तो यहां से हमारे पास एक कंडीशन आ गई है कि एक आइसोलेटेड सिस्टम के लिए डेल्टा एस सिस्टम क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 इन एन इररिवर्सिबल प्रोसेस। तो सबसे पहले तो हमने ये कंडीशन डिराइव की, इररिवर्सिबल यानी कौन सी प्रोसेस? आपकी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो अब हमारे पास एक कंडीशन आ चुकी है कि अगर किसी ध्यान देना,
ये कंडीशन सिर्फ किसके लिए वैलिड है? आइसोलेटेड सिस्टम के लिए वैलिड है कि अगर एक आइसोलेटेड सिस्टम के लिए डेल्टा एस सिस्टम, भाई आइसोलेटेड तो सिर्फ डेल्टा एस सिस्टम ही होगा, अगर पॉजिटिव आ रहा है तो बताओ वो प्रोसेस कैसा हो जाएगा? स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। समझ में आता है यहां तक? याद नहीं रखना है, समझ में आ गया? चलिए आप मुझे बताओ, क्या आप मुझे किसी आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जांपल दे सकते हो? हाँ, यूनिवर्स। भाई यूनिवर्स कैसा सिस्टम है मेरा? एक आइसोलेटेड सिस्टम है। तो बहुत ध्यान से देखें, मेरे पास आइसोलेटेड सिस्टम का जो प्रैक्टिकल एग्जांपल है वो है यूनिवर्स। तो ये आपका पूरा यूनिवर्स था मान लो। अब मैंने इस यूनिवर्स को क्या किया? दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक सिस्टम, अंदर जो मान लो कोई गैस है मेरी, और दूसरा क्या हो गया? सराउंडिंग। ध्यान देना, अब इंपॉर्टेंट कंडीशन है, हमने अभी भी प्रूव किया कि एक आइसोलेटेड सिस्टम के लिए एंट्रोपी चेंज कैसा आना चाहिए? पॉजिटिव। लेकिन कब? जब उसमें एक इरिवर्सिबल प्रोसेस हो रहा है, यानी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो रहा है। सो फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है आप जो सीख रहे हो, फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इन यूनिवर्स, बताओ डेल्टा एस यूनिवर्स क्या आएगा? ग्रेटर देन 0। बताओ डेल्टा एस यूनिवर्स को मैंने दो पार्ट में बांट दिया ना, तो क्या मैं डेल्टा एस यूनिवर्स को डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग बोल सकता हूं, है ना? तो आप डेल्टा एस यूनिवर्स बोल सकते हो या फिर डेल्टा एस टोटल बोल सकते हो। तो ध्यान दें, आप लोगों ने कई जगह पढ़ा होगा कि स्पॉन्टेनिटी की कंडीशन होती है डेल्टा एस पॉजिटिव होना। गलत। अगर डेल्टा एस लिखा है सिर्फ तो सिस्टम माना जाता है। स्पॉन्टेनिटी की कंडीशन है डेल्टा एस टोटल शुड बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। यानी सिस्टम के साथ साथ आपको किसको चेक करना होगा? सराउंडिंग को भी चेक करना होगा। सिर्फ सिस्टम का एंट्रोपी चेंज देखकर हम ये नहीं बोल सकते हैं कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। आपको सिस्टम के साथ साथ और किसको चेक करना होगा? हमेशा सराउंडिंग को चेक करना होगा। तो आज के बाद आपकी जो स्पॉन्टेनिटी की कंडीशन है वो क्या है कि डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये उसका प्रूफ है। समझ में आया तो बढ़िया, नहीं समझ में आया तो और भी बढ़िया। समझ में तो ये आना चाहिए और आपको ये याद रहना चाहिए कि दुनिया में अगर कोई भी इरिवर्सिबल या स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो रहा है तो उसके लिए डेल्टा एस टोटल क्या आएगा? हमेशा पॉजिटिव आएगा, यानी डेल्टा एस यूनिवर्स, और वो किसके इक्वल होगा? डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। अगर सिर्फ डेल्टा एस सिस्टम पॉजिटिव हो तो प्रोसेस के स्पॉन्टेनियस होने की कोई गारंटी नहीं है, आपका डेल्टा एस टोटल ही पॉजिटिव होना चाहिए। चलिए, तो आप इसे कॉपी करें, फिर मैं आपको प्रॉपर लिखवाता हूं क्या है स्पॉन्टेनिटी कंडीशंस और कैसे उनको हम लोग यूज करते हैं, और उसके बाद हम बात करेंगे सेकंड लॉ के कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स की। चलिए, तो अब बात करते हैं स्पॉन्टेनिटी की कंडीशंस की। तो आप लिखें यहां पर कि क्या है कंडीशन ऑफ स्पॉन्टेनिटी? इफ डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन 0 है तो बताओ प्रोसेस क्या होगा? स्पॉन्टेनियस। अगर किसी सिस्टम में या किसी प्रोसेस में डेल्टा एस टोटल नेगेटिव आ रहा है तो प्रोसेस कैसा होगा? आपका नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। और तीसरी चीज, अगर डेल्टा एस टोटल 0 आ रहा है, इसका मतलब जो सिस्टम और सराउंडिंग है वो दोनों किस में एग्जिस्ट कर रहे हैं? इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहे हैं। और ऐसा कौन से प्रोसेस के लिए होता है? रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए होता है। ठीक, तो ये हो गया आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए डेल्टा एस टोटल हमेशा क्या आएगा? आपका ग्रेटर देन 0 आएगा। रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए डेल्टा एस टोटल हमेशा कितना आएगा? 0। तो अगर डेल्टा एस टोटल 0 है, इसका मतलब सिस्टम और सराउंडिंग किस में होंगे? इक्विलिब्रियम में होंगे। बात समझ रहे हो? तो ये तो गई टोटल कंडीशन, स्ट्रेस देकर आपको समझा ही दिया। यहां पर आप एक और इंपॉर्टेंट चीज सीखें कि अगर कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में आया है तो इक्विलिब्रियम में आने से पहले वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस रहा होगा, वरना वो इक्विलिब्रियम में कभी आता ही नहीं, है ना? तो जब वो इक्विलिब्रियम में आया है तो देखो, इक्विलिब्रियम में आने से पहले उसका डेल्टा एस टोटल कैसा रहा होगा? पॉजिटिव। तो होता क्या है, अब ध्यान से सुनना है इस चीज को,
कोई भी सिस्टम जब इक्विलिब्रियम पर आता है तो इक्विलिब्रियम पर आने से पहले उसकी एंट्रोपी क्या होती है, बढ़ती जाती है। कब तक, जब तक वो कहाँ नहीं आ जाता है, इक्विलिब्रियम पर। जैसे ही वो इक्विलिब्रियम पे आता है, देखो उसकी एंट्रोपी में चेंज कितना हो जाएगा, 0। इसका मतलब फिर उसकी एंट्रोपी कांस्टेंट हो जाती है। समझ रहे हैं? तो हम बात करें यूनिवर्स की, एक आइसोलेटेड सिस्टम की। ये जो भी कुछ है सब यूनिवर्स यानी एक आइसोलेटेड सिस्टम के लिए। तो आप ध्यान दें, एक स्टेटमेंट बनता है, वो आपसे थ्योरेटिकल फॉर्म में पूछा जाता है कि एक आइसोलेटेड सिस्टम की एंट्रोपी इक्विलिब्रियम पर मैक्सिमम होती है। बिल्कुल सही बात है। देखो इक्विलिब्रियम से पहले एंट्रोपी बढ़ती जा रही है, वरना तो इक्विलिब्रियम आएगा ही नहीं। अगर बढ़ेगी नहीं तो ना, नेगेटिव हुई तो प्रोसेस इम्पॉसिबल है। तो इक्विलिब्रियम से पहले एंट्रोपी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और इक्विलिब्रियम पर आकर क्या हो जाती है, कांस्टेंट, क्योंकि डेल्टा एस टोटल की वैल्यू क्या हो गई है, 0। बताओ क्या एंट्रोपी इससे ज्यादा बढ़ सकती है? नहीं बढ़ सकती ना, यहाँ की तो कांस्टेंट हो गई और इससे पहले बढ़ रही थी। इसका मतलब एक आइसोलेटेड सिस्टम की एंट्रोपी इक्विलिब्रियम पर क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो देखें, बिफोर अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम द एंट्रोपी ऑफ सिस्टम, एंट्रोपी ऑफ सिस्टम की जगह हम प्रॉपर लिखेंगे एन आइसोलेटेड सिस्टम, इंक्रीजेस एंड बिकम्स कांस्टेंट at equilibrium. So delta S total becomes 0 and therefore जो important चीज, for we can say that हम क्या बोल सकते हैं कि the entropy of an isolated system, of an आइसोलेटेड सिस्टम, कौन सा सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, नॉर्मल सिस्टम की बात नहीं कर रहे हैं, इज मैक्सिमम एट इक्विलिब्रियम। क्योंकि इक्विलिब्रियम से पहले वो बढ़ रही थी, कम तो कभी हुई नहीं, इक्विलिब्रियम पर आकर कांस्टेंट हो जाएगी और फर्दर इंक्रीज नहीं हो सकती है, तो इक्विलिब्रियम पर ही ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अटेन करेगा। तो इसका आप ध्यान रखें, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम की जो एंट्रोपी होती है वो कहां पर मैक्सिमम होती है, इक्विलिब्रियम पर मैक्सिमम होती है। चलें, उसके बाद अब हम देख रहे हैं कुछ स्टेटमेंट्स ऑफ सेकंड लॉ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट थ्योरेटिकल फॉर्म में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो स्टेटमेंट्स ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो क्या क्या स्टेटमेंट्स हैं? पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल आपके सामने लिखा हुआ ही है, स्टेटमेंट 1, S1 के नाम से बोल देता हूं। देखो आपने सीखा, फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बताओ डेल्टा एस यूनिवर्स क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0, या आप चाहो तो इसे डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन 0 भी बोल सकते हो, बोल सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया में जैसे ही एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हुआ, डेल्टा एस पॉजिटिव होने का मतलब क्या, एंट्रोपी बढ़ी, मतलब यूनिवर्स की एंट्रोपी क्या हो गई, बढ़ गई। एक और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हुआ, एंट्रोपी और बढ़ गई, एक और प्रोसेस हुआ, एंट्रोपी और बढ़ गई। तो देखो दुनिया में तो लगातार नेचुरल प्रोसेस चल ही रहे हैं, हीट का हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर फ्लो हो ही रहा है, पानी ऊपर से नीचे गिर ही रहा है, तो दुनिया में तो लगातार स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो रहा है। याद है आपको, कहा था ऑल नेचुरल प्रोसेसेस आर स्पॉन्टेनियस या फिर इरिवर्सिबल। तो बताओ, अगर दुनिया में लगातार स्पॉन्टेनियस प्रोसेस चल रहे हैं, इसका मतलब यूनिवर्स की एंट्रोपी लगातार क्या हो रही है, बढ़ रही है। यूनिवर्स लगातार क्या हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ कि सिंस फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा यूनिवर्स ग्रेटर देन 0 है, सो द एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स increases during a spontaneous process and since all natural processes are spontaneous,
बताओ क्या हो रहा है? द एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग, या इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग। तो ये है आपका पहला स्टेटमेंट। आप इसे इस फॉर्म में याद नहीं रख के सिंपल ऐसा याद रखें कि क्योंकि लगातार स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो रहे हैं और हर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में एंट्रोपी बढ़ेगी, तो यूनिवर्स की एंट्रोपी क्या हो रही है? लगातार बढ़ रही है। इससे आप एक और चीज सीख सकते हो। वो एक और चीज क्या है? देखें, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन 0 होगा। अगर प्रोसेस रिवर्सिबल हुआ तो डेल्टा एस टोटल इक्वल टू 0 होगा। अगर डेल्टा एस टोटल नेगेटिव है तो प्रोसेस इम्पॉसिबल है, मतलब वो होगा ही नहीं। इसका मतलब ये है कि डेल्टा एस टोटल कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, है ना। अब क्योंकि डेल्टा एस टोटल नेगेटिव नहीं हो सकता है, इसका मतलब यूनिवर्स की एंट्रोपी या तो बढ़ेगी या फिर क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। बढ़ेगी स्पॉन्टेनियस में और कांस्टेंट रहेगी रिवर्सिबल में। तो इसका एक मतलब आप और निकाल सकते हो कि एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स, यानी एंट्रोपी कैन बी क्रिएटेड बट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। क्योंकि एंट्रोपी यूनिवर्स की डिक्रीज तो हो ही नहीं सकती है। जिस प्रोसेस में डिक्रीज होगी वो प्रोसेस कभी होगा नहीं। इसका मतलब आप यूनिवर्स की एंट्रोपी को बढ़ा सकते हो, लेकिन उसको किसी भी तरीके से आप कम नहीं कर सकते। तो ये भी इसी का एक और चेंज फॉर्म है जो आपसे घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है। एक ही स्टेटमेंट को तोड़ने की चीज है और कोई बात नहीं। पहला स्टेटमेंट। चलिए दूसरा स्टेटमेंट, जहां से हमने शुरू किया था, हमें फर्स्ट लॉ ये नहीं बता सकता है कि हीट का वर्क में 100% कन्वर्जन पॉसिबल है या फिर नहीं। सेकेंड लॉ बता सकता है। कैसे? याद करो, एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है? T2 माइनस T1 अपॉन T2। यहां पर आप सारे टेम्परेचर्स केल्विन में रखते हो। किस में रखते हो? केल्विन में। आप देखें, इसको मैं से लिख रहा हूं, दिस इज 1 माइनस T1 अपॉन T2। आप देखो, एफिशिएंसी को 100% होने के लिए ईटा की वैल्यू 1 आनी चाहिए। ईटा की वैल्यू 1 कब आएगी? जब T1 कहां पहुंच जाएगा? 0 केल्विन पर। कहां पहुंच जाएगा? 0 केल्विन पर, या T2 पहुंच जाएगा इनफाइनाइट पर। तो ना तो इनफाइनाइट पॉसिबल है, 0 केल्विन तो आपका अभी तक नॉन अटेनेबल है। ठीक, तो मतलब ये जो आपका टेम्परेचर ऑफ सिंक है, ये कभी भी 0 केल्विन नहीं पहुंच सकता है। तो क्योंकि ये 0 केल्विन नहीं पहुंच सकता है, तो एफिशिएंसी भी आपकी कभी भी 100% नहीं हो सकती है। इसका मतलब हीट का वर्क में 100% कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है। तो आप यहां पर चाहो तो स्टेटमेंट फॉर्म में लिख सकते हो कि फॉर एफिशिएंसी टू बी 100%, temperature of sink should be 0 Kelvin, which is non-attainable. So, कभी भी आपकी एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती है। और यहीं से बनता है सेकंड स्टेटमेंट, दैट इज 100% कन्वर्जन, 100% कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क इज नॉट पॉसिबल। ठीक, तो हीट का वर्क में 100% कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है। यहीं से एक और बात उठ के आती है जो शायद आप लोगों को पता हो, शायद नहीं पता हो। क्या वर्क का हीट में 100% कन्वर्जन पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। यही डिफरेंस है। आप हीट को वर्क में 100% कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, लेकिन वर्क कैन बी 100% कन्वर्टेड इनटू हीट। ये बहुत सही। देखो जैसे क्या है, जैसे देखो मुझे ये चौक को इस बोर्ड पे चलाना है, ठीक है। इसको चलाने के लिए मुझे वर्क करना पड़ेगा, कर रहा हूं। तो जब मैं वर्क कर रहा हूं तो देखो वो वर्क किस में कन्वर्ट हो रहा है? एनर्जी में। ठीक, कैसे हो रहा है? आप देखो हीट में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब बेसिकली जब मैं इस चौक को घिसूंगा तो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा? हीट रिलीज हो रही होगी। तो जब तक मैं इस चौक को चलाता रहूंगा वर्क हो रहा है, और वो वर्क फ्रिक्शन की हीट के अंदर कन्वर्ट होता जा रहा है।
भाई हीट लॉस ही तो हो रहा है, होने दो, मुझे लॉस से मतलब थोड़े ना है। मैं तो ये बोल रहा हूँ क्या मैं वर्क को हीट में कन्वर्ट कर पा रहा हूँ, तो मैं बिल्कुल कन्वर्ट कर पा रहा हूँ। आप कोई भी वर्क करो, उसमें जो भी हीट निकलेगी, चाहे वो लॉस की फॉर्म में निकले, चाहे वो काम की चीज की फॉर्म में निकले, लेकिन जा तो वो हीट की फॉर्म में रही है। तो अगर आपने 50 जूल वर्क किया तो आप 50 जूल पूरी की पूरी हीट निकाल सकते हो किसी ना किसी फॉर्म में। इसका कुछ पार्ट साउंड की फॉर्म में आ रहा है, कुछ पार्ट फ्रिक्शन की हीट की फॉर्म के अंदर आ रहा है, लेकिन जा तो हीट के अंदर ही रहा है। इसका मतलब आप ये ध्यान दें कि आप हीट को वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते 100%, लेकिन वर्क का पूरा पूरा कन्वर्जन क्या है, हीट के अंदर पॉसिबल होता है। सही है। चलिए, इस पे क्वेश्चन ही पूछा जा चुका है जेई में, आप देखना आपको मिलेगा। देयर इज अ नेचुरल असिमेट्री बिटवीन कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क एंड वर्क इनटू हीट। हाँ है, आप वर्क को हीट में पूरा बदल सकते हो, लेकिन हीट को आप पूरा पूरा वर्क के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। सही है। तो ये था आपका स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ, कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। यहीं से एक और छोटा सा स्टेटमेंट बनता है जो कि आसान है, क्योंकि किसी इंजन की एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती है, तो हम एक और स्टेटमेंट लिखते हैं, स्टेटमेंट थर्ड, दैट इज इट इज इम्पॉसिबल। मैं आपको बता दूं पहले खुद ही, आप बताओ, ये एक लो टेम्परेचर ऑब्जेक्ट है ये एक हाई टेम्परेचर ऑब्जेक्ट है, ठीक। बताओ हीट लो टेम्परेचर ऑब्जेक्ट से हाई टेम्परेचर ऑब्जेक्ट तक अपने आप जा सकती है क्या? नहीं जा सकती ना। क्यों? किसी को ले जाना पड़ेगा। बस ये थर्ड लॉ कि हीट कभी भी अपने आप लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर सोर्स पर नहीं जा सकती। आपको हीट को यहां से यहां ले जाने के लिए कुछ ना कुछ वर्क करना ही पड़ेगा। सो दिस इज द थर्ड लॉ, इट इज इम्पॉसिबल, थर्ड स्टेटमेंट, सॉरी नॉट थर्ड लॉ, इट इज इम्पॉसिबल टू कन्वे हीट फ्रॉम a low temperature object to a high temperature object without doing any work। ठीक है। तो एक लो टेम्परेचर ऑब्जेक्ट से एक हाई टेम्परेचर ऑब्जेक्ट तक बिना काम किए हीट को ले जाना इम्पॉसिबल होता है। तो ये तीन स्टेटमेंट्स हैं सेकंड लॉ के, जो आपको थ्योरेटिकल फॉर्म में ध्यान रहने चाहिए। चलिए, तो आज के चैप्टर में, आज के लेक्चर में हम लोगों ने ज़्यादा कुछ न्यूमेरिकल पार्ट्स कवर नहीं किए हैं, लेकिन आपका बेस क्रिएट किया है थ्योरी पढ़ाकर कि भाई ये सब चीज़ें हैं जो अपने काम में आ सकती है। तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ों पर मैंने स्ट्रेस दिया उनको आप ध्यान से देखें। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर हम लोग अलग अलग सिस्टम्स के लिए डेल्टा एस सिस्टम, डेल्टा एस सराउंडिंग, डेल्टा एस टोटल, तीनों को कैलकुलेट करना सीखेंगे और न्यूमेरिकल क्वेश्चन से डील करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास और यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं।